डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पवन वासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम एक नई ड्रग पढ़ने वाले हैं, दैट इज मैथोट्रैक्सेट। मैथोट्रैक्सेट पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने मेडिसिनल केमिस्ट्री के बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं। आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप उनको आराम से देख सकते हैं। सिमिलरली एमसीक्यूज से रिलेटेड बहुत सारे प्लेलिस्ट बना रखे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की। सिमिलरली मैंने यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फार्माकोग्नोसी से रिलेटेड बहुत सारे तरह के सब्जेक्ट के क्वेश्चंस भी बना रखे हैं और थ्योरी लेक्चर्स भी बना रखे हैं। तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएंगे। उन सभी को आप जो भी आपका डिजायर्ड सब्जेक्ट है वो उन पे क्लिक करें और आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। ओके, तो हम बात करेंगे आज मैथोट्रैक्सेट की, जो यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सभी एग्जाम से रिलेटेड बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इससे रिलेटेड मैं बात करता हूं। जैसे कि मैथोट्रैक्सेट की बात होती है, मैथोट्रैक्सेट कैसा होता है या क्या होता है? मैथोट्रैक्सेट बेसिकली क्या है? फॉलिक एसिड एनालॉग है। फॉलिक एसिड एनालॉग कैटेगरी का है। फॉलिक एसिड एनालॉग कैटेगरी कौन सी कैटेगरी में आता है? दैट इज एंटी मेटाबोलाइट। एंटी मेटाबोलाइट कौन सी कैटेगरी में आता है? जिसको हम बोलते हैं एंटी न्यूप्लास्टिक। एंटी न्यूप्लास्टिक किसको बोलते हैं हम? एज ए एंटी कैंसर ड्रग्स को बोलते हैं। न्यूप्लास्टिक का मतलब न्यू और प्लास्टिक का मतलब प्लाज्मा। जहां न्यू प्लाज्मा फॉर्मेशन हो रहा है उसको ये टारगेट करता है। ये कैसे करता है, किस तरह का मैकेनिज्म एक्शन होता है, इसका यूजेज क्या होते हैं, इसकी टॉक्सिसिटी क्या होती है और इसका सिंथेसिस क्या होता है, ये सारी चीज आज हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर ये वाला इसका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो देखिएगा आप यहाँ पे इसमें नंबरिंग करते हैं अपन 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, ये नंबरिंग हो गया। हम इस न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं? इस न्यूक्लियस को बोलते हैं हम टेरिडीन। टेरिडीन क्लियर है? टेरिडीन पी से स्टार्ट होता है, यहाँ पी साइलेंट होता है। सिमिलरली देखेंगे यहाँ पे एक इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो ये देखना, बेंजीन है, बेंजीन पे कार्बोनाइल ग्रुप है, पैरा पोजीशन पे एमिनो ग्रुप है, तो हम बोलते हैं इसको पापा, पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड। ओके, और उसके बाद में देखिएगा यहाँ पे ये चीज देखिएगा, ये मैं ब्रैकेट लगा रहा हूं यहाँ पे। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 और 5 कार्बन है और एक एमिनो ग्रुप है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? ग्लूटामिक एसिड। ओके, ग्लूटामिक एसिड। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैथोट्रैक्सेट की स्ट्रक्चर आप याद करेंगे तो कैसे याद करेंगे? मैथोट्रैक्सेट की स्ट्रक्चर याद करने के लिए सबसे पहले आप टेरिडीन न्यूक्लियस बनाएंगे, उसके साथ हम पाबा को जोड़ेंगे, पाबा के साथ में हम एक कार्बन जोड़ेंगे, फिर उसके बाद में ग्लूटामिक एसिड जोड़ेंगे। इस तरह से हम इसकी स्ट्रक्चर याद करते हैं। अब बात करते हैं इसके आईयूपीएसी नेम की। जैसा कि मैंने बोला, यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड है। ये ग्लूटामिक एसिड क्या है? एमिनो एसिड है। ओके, एमिनो एसिड है। ध्यान दीजिएगा, एमिनो एसिड है। एमिनो एसिड क्या होता है? जिसको हम अल्फा एमिनो एसिड बोलते हैं, जिसकी अल्फा पोजीशन पे एमिनो ग्रुप हो, हम उसको अल्फा एमिनो एसिड बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने ग्लूटामिक एसिड को सफिक्स में लिया, ये वाला पूरा का पूरा, ये आ गया पूरा का पूरा ग्लूटामिक एसिड, दैट इज एल, कैपिटल एल। ओके, नाउ इस कैपिटल एल के ऊपर इसके एन पे समथिंग इज अटैच्ड। पूरा का पूरा मोइटी इसी पे जुड़ा हुआ है। तो हम ध्यान दीजिए, इस एन पे जो भी कुछ लिखेंगे पूरा का पूरा लिखेंगे। कैपिटल ब्रैकेट एक यहाँ स्टार्ट किया, बंद किया, एक मैंने स्टार्ट यहाँ पे किया। कीप इन माइंड, ध्यान दीजिएगा, ग्लूटामिक एसिड की एन पोजीशन पे पूरा का पूरा ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, जो मैंने ये जोड़ा हुआ है। ओके, तो इसको देखना कैसे लिखते हैं। हम यहां से ग्लूटामिक एसिड से इस तरफ जाएंगे, यूं जाएंगे, तो शुरुआत यहां से करेंगे। ग्लूटामिक एसिड को इससे जोड़ना है, तो ध्यान दीजिएगा, ग्लूटामिक एसिड से क्या जुड़ा हुआ है? इसको हम क्या बोलते हैं? बेंजोइल। ये मैंने बेंजोइल जोड़ा। फिर इसके बाद ध्यान देना, बेंजोइल की पैरा पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है? ध्यान दीजिएगा, मिथाइल एमिनो। मिथाइल एमिनो की कौन सी पोजीशन? ये हो गया पैरा पोजीशन। ओके, फिर मिथाइल एमिनो ये हो गया। मिथाइल एमिनो से क्या जुड़ा हुआ है? ये आ गया मिथाइल। ओके, मिथाइल के साथ में ये क्या जुड़ा हुआ है? टेरिडीन न्यूक्लियस। जैसे बोला टेरिडीन न्यूक्लियस, टेरिडीन न्यूक्लियस की सेकंड एंड फोर्थ पोजीशन पे
दो एमिनो ग्रुप है तो ध्यान दीजिएगा टेरिडीन कौन सी पोजीशन से जुड़ा हुआ, अपनी 6 पोजीशन, तो जिसको बोलेंगे टेरिडीनाइल। 6 टेरिडीनाइल, 6 टेरिडीनाइल की सेकेंड एंड फोर्थ पोजीशन पे क्या जुड़ा है, 2,4 डाई एमिनो। ओके, तो इस तरह से इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। ओके, ये तो हो गया पहला नाम तरीका जिसमें ग्लूटामिक एसिड को हमने एज ए सफिक्स लिया। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। अब यदि मैं ध्यान देना, मैं नंबरिंग करता हूं इधर 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 कार्बन को हम पेंटेनोइक एसिड बोलेंगे। पेंटेनोइक में ध्यान दीजिएगा 2 कार्बन है तो डाइओइक एसिड बोलेंगे। तो मैंने सफिक्स में क्या लिखा देखना आप लोग, यहाँ पेंटेन डाइओइक एसिड लिखा। पेंटेन डाइओइक एसिड के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, एमिनो ग्रुप जुड़ा हुआ है सेकंड पोजीशन के साथ में, एमिनो ग्रुप जुड़ा हुआ है सेकंड पोजीशन के साथ में। फिर उसके बाद में देखिएगा आप लोग उस एमिनो के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, बेंजोइल जुड़ा हुआ है, ये बेंजोइल लिखा। इस बेंजोइल के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, जैसा कि हमने पहले लिखा मिथाइल एमिनो जुड़ा हुआ है। मिथाइल एमिनो के नेक्स्ट को क्या जुड़ा हुआ है, इसको बोलेंगे मिथाइल बोलेंगे। इस मिथाइल के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, टेरिडीनाइल जुड़ा हुआ है। ये कौन सी टेरिडीनाइल अपनी कौन सी पोजीशन से जुड़ा हुआ है, 6 पोजीशन से जुड़ा हुआ है, तो 6YA लिख दिया, टेरिडीनाइल हो गया। और 2 और 4 पोजीशन को लिखेंगे 2,4 डाइएमिनो। इस तरह से ये दूसरा नाम हो गया। इसका एस फॉर्म ही एक्टिव होता है, इसलिए 2S फॉर्म लिखा। 2S का मतलब ये वाला एस फॉर्म रहता है। क्यों, क्योंकि ये चिरेल सेंटर दिख रहा होगा आपको, एक ग्रुप ये है, दूसरा ग्रुप ये है, तीसरा ग्रुप ये है, चौथा ग्रुप हाइड्रोजन है, तो ये चिरेल सेंटर होता है, इसलिए यहाँ पे एस आर और एस वाला होता है, तो एस फॉर्म ही इसका एक्टिव फॉर्म होता है। ओके, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। आप लोगों को जनरली प्रॉब्लम होती है कि किस तरह से स्ट्रक्चर याद करें, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बड़े आसानी से याद हो गया। टेरिडीनाइल हो गया, टेरिडीनाइल के साथ में पावा जोड़ेंगे, पावा के साथ ग्लूटामिक एसिड जोड़ेंगे, आपका मेथोट्रेक्सेट स्ट्रक्चर याद हो गया। ये फॉलिक एसिड का जैसा स्ट्रक्चर होता है। फॉलिक एसिड में यहाँ पे OH ग्रुप होता है इस जगह पे, और बहुत कम डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से उसकी जैसा स्ट्रक्चर ये अवेलेबल होता है। ओके, नाउ फ्रेंड्स, अब अपन बात करते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला था, फॉलिक एसिड एनालॉग है, एंटी मेटाबोलाइट है और एंटी न्यूप्लास्टिक है। ये तीनों का मतलब कैसे निकलता है, मैं ये चीज मैकेनिज्म एक्शन से समझाता हूं। समझना, मैकेनिज्म एक्शन का जैसा कि अपन एक जनरल बात कही कि ये फॉलिक एसिड से जनरल ध्यान देना, एक पाथवे चलता है बॉडी में, सेल में, फॉलिक एसिड होता है। यह फॉलिक एसिड से डाइहाइड्रोफॉलिक एसिड बनता है, जिसको इसको बोलते हैं FA बोलते हैं। फॉलिक एसिड इसको बोलते हैं DHFA, डाइहाइड्रोफॉलिक एसिड। डाइहाइड्रोफॉलिक एसिड से टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड बनता है, जिसको बोलते हैं THFA। ओके, इन दोनों स्टेप्स में एक एंजाइम काम करता है, जिसको बोलते हैं डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। आपको दिख रहा होगा, रिडक्टेज का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऐड हो रहा है यहाँ पे, दो हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन। ओके, ये टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड, ये टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड क्या करता है, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है जिसको बोलते हैं 1 कार्बन पूल चेन रिएक्शन। 1 कार्बन पूल चेन रिएक्शन क्या होता है देखिएगा, ये 3 तरह की पाथवे चलते हैं इसमें। कौन कौन से देखना, पहला तो देखना फोलेट साइकिल चलता है, दूसरा मिथियोनिन साइकिल चलता है, तीसरा ट्रांससल्फ्यूरेशन पाथवे चलता है। ट्रांससल्फ्यूरेशन पाथवे में ग्लूटाथायोन सिंथेसिस होता है। ग्लूटाथियोनिन क्या होता है ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को पता होगा एमिनो एसिड होता है। सिमिलरली मिथियोनिन साइकिल में क्या होता है, एमिनो एसिड का मेटाबॉलिज्म होता है। नाउ अपन बात करते हैं फोलेट साइकिल की। फोलेट साइकिल में ध्यान दीजिएगा, फोलेट साइकिल में एक यूरिडाइलिक एसिड बनता है। यूरिडाइलिक एसिड इससे थाइमिडाइलिक एसिड बनता है। यूरिडाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक से यूरेसिल याद रखना, और थाइमिडाइलिक से थाइमिन याद रखना। जो डीएनए और आरएनए ये किस में होता है, यूरिडाइलिक एसिड आरएनए में होता है, ध्यान दीजिएगा, और ये थाइमिडाइलिक एसिड डीएनए में होता है, ये आपको पता होगा। इसको थाइमिडाइलेट सिंथेसिस एंजाइम की प्रेजेंस में थाइमिडाइलेट एसिड बनता है। इस रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है कौन, इन सभी रिएक्शन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, जिसको THFA बोलते हैं, इस रिएक्शन के लिए एसेंशियल होता है। ओके,
असेंशियल होता है, कीप इन माइंड असेंशियल होता है, जिस एज ए को एंजाइम की तरह काम करता है, एज ए को एंजाइम की तरह काम करता है। क्लियर? तो यदि यहाँ पे ये THFA होगा तभी ये बनेगा। जो डीएनए में इंसर्ट होगा, डीएनए में इंसर्ट होगा, ध्यान दीजिएगा, सेल डिवीजन के टाइम पे एस फेज होती है, उस फेज की बात हो रही है, एस फेज हो रही है, उस फेज की बात हो रही है जहां पे न्यू सेल फॉर्मेशन होता है। ओके, न्यू सेल फॉर्मेशन होता है, ध्यान देना। और ये तो नॉर्मल पाथवे हो गया, आपको पता होगा एंटी न्यूप्लास्टिक या एंटी कैंसर को हम क्या बोलते हैं, वो जिसमें ट्यूमर बन जाता है, ट्यूमर की ग्रोथ को रोकना होता है। कैंसर में क्या होता है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स। तो ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये सेल बन रही है जो कैंसर का वजह होगा, कैंसर का वजह होगा, ध्यान देना। अब यदि हम बात करेंगे, यदि हम मेथोट्रेक्सेट देते हैं, मेथोट्रेक्सेट देंगे तो क्या होगा, इस एंजाइम को इनिबिट करेगा। कौन से एंजाइम को इनिबिट करेगा, इनिबिशन करेगा इस एंजाइम का, ध्यान दीजिएगा, एंजाइम का इनिबिशन करेगा। जैसा मैंने बोला था फोलिक एसिड जैसा स्ट्रक्चर होता है, फॉलिक एसिड, ये फॉलिक एसिड है, मेथोट्रेक्सेट हमने दिया है। एंजाइम कौन सा है, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। कौन सा एंजाइम है, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। इस डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज के सामने अब दो चीज आ गई, एक तो फॉलिक एसिड आ गया, एक मेथोट्रेक्सेट आ गया। तो क्या होता है, एंजाइम कंफ्यूज हो जाता है, फॉलिक एसिड है मेथोट्रेक्सेट है, फॉलिक एसिड है मेथोट्रेक्सेट है। फॉलिक एसिड का स्ट्रक्चर जैसा ही मेथोट्रेक्सेट है, मेथोट्रेक्सेट के स्ट्रक्चर एक जैसी होने की वजह से इस एंजाइम का इनिबिशन हो जाता है। इनिबिशन होते ही क्या होता है, डाइहाइड्रो टेट्राहाइड्रो ये नहीं बनता, ये नहीं बनता तो ये पूरा पाथवे स्टॉप हो जाता है। ये पूरा पाथवे स्टॉप हो जाता है तो मेन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम कहां आती है, वो आती है डीएनए नहीं बनता। कौन सी फेज में, एस फेज में नहीं बनता, डीएनए नहीं बनेगा तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, नई सेल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा जो कैंसर में बन रही है, जो कैंसर में बन रही है। तो इसीलिए हम इसको एंटी नियोप्लास्टिक कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि कैंसर सेल को बनने से रोक दिया, सेल की डेथ हो जाएगी, सेल की डेथ हो जाएगी तो क्या होगा, हमारा एंटी नियोप्लास्टिक एक्शन आ गया। क्लियर है? इसका मतलब ध्यान देना, डाइहाइड्रो रिडक्टेज एंजाइम को इनिबिट कर रहा है, सिमिलरली थाइमोडाइलेट सिंथेसेज एंजाइम को इनिबिट कर रहा है। क्लियर? फिर उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, यहां पे हमने वर्ड लिखा एंटी मेटाबोलाइट। ध्यान दीजिए ना, ये जो पाथवे मैंने लिखा था पूरा, फॉलिक एसिड, डाइहाइड्रोफोलिक एसिड, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, ये पूरा पाथवे चल रहा है, ये एक मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है। इस मेटाबॉलिज्म प्रोसेस से हमने क्या किया, इस एंजाइम को इनिबिट किया, फॉलिक एसिड का एनालॉग देखिए तो मेटाबॉलिज्म रुक गया, मेटाबॉलिज्म रुक गया तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं एंटी मेटाबोलाइट। जो प्रोसेस मेटाबॉलिज्म चल रहा था सेल के अंदर, हमने उस सेल के मेटाबॉलिज्म को रोक दिया, इसलिए एंटी मेटाबोलाइट बोला। और यहाँ पे एंटी मेटाबोलाइट एक्शन की वजह से यहाँ पे जो एक्शन आया वो एंटी कैंसर या एंटी न्यूप्लास्टिक है, इसीलिए हम उसको एंटी न्यूप्लास्टिक कैटेगरी में पढ़ते हैं। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे, यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये आपको पूरा का पूरा याद रखना है, किस तरह से ध्यान, कौन कौन सा क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन बनता है फॉलिक एसिड एनालॉग है, पहला क्वेश्चन, एंटी मेटाबोलाइट है दूसरा क्वेश्चन, एंटी न्यूप्लास्टिक है तीसरा क्वेश्चन। फिर उसके बाद में कौन से एंजाइम को इनिबिट करता है, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर वन कार्बन पूल चेन रिएक्शन को इनिबिट करता है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर कौन सी फोलेट साइकिल, कौन कौन सी साइकिल है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कौन कौन से किसका इनिबिशन होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर आता है यूरिडाइलिक एसिड से थाइमोडाइलिक एसिड को इनिबिशन करता है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से फेज में काम करता है, एस फेज में, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन यहां से बनते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यदि यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसका मैकेनिज्म एक्शन था, चाहे फार्माकोलॉजी हो चाहे मेडिसिनल केमिस्ट्री हो, तो यहाँ पे आपको ये पूरा का पूरा लिखना ताकि आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलने की उम्मीद रहेगी। ओके, अब अपन बात करते हैं मैकेनिज्म एक्शन से आगे बात कर रहे हैं, इसके यूजेज और टॉक्सिसिटी क्या होती है। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आपको पता है कि मैकेनिज्म एक्शन में आपने क्या किया था कि मैकेनिज्म एक्शन में डीएनए को इनिबिट किया था, डीएनए के सिंथेसिस को, जिसकी वजह से सेल की डेथ हो गई थी। इस सेल की डेथ को हम यूज कहां कर रहे हैं, सेल की डेथ को यूज कर रहे हैं हम कैंसर के ट्रीटमेंट में, डिफरेंट कैंसर के ट्रीटमेंट में इसको यूज लिया जाता है। जिसका पहला यूज है फ्रेंड्स,
कोरियोकार्सिनोमा में यूज किया जाता है। दूसरा यूज है इसका नॉन हॉडकिंस लिम्फोमा में हम इसको यूज करते हैं। सिमिलरली कैंसर ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जैसे ब्रेस्ट हो गया, ब्लैडर हो गया, नेक हो गया या हेड कहेंगे, उन सभी में इसको यूज किया जाता है। ओके, सिमिलरली दूसरा फॉर्म आता है कैंसर का जिसको बोलते हैं ओस्टियोजेनिक सार्कोमा में भी इसको यूज किया जाता है। ओके, ये डिफरेंट चार पांच कैटेगरी आ गई कैंसर की जो हम इसको यूज किया जाता है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या आता है, मेथोट्रेक्सेट इज यूज्ड इन, तो क्या होगा यहाँ पे इन किसी का नाम होगा, तीन नाम होंगे तो ऑल ऑफ द अबव, किसी एक का मींस स्पेसिफिक कैंसर में ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। ओके, फिर ध्यान देना एक मोर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका इसकी प्रॉपर्टी होती है, इम्यूनोसप्रेसेंट की प्रॉपर्टी होती है, मींस इसकी एज ए इम्यूनोसप्रेसेंट भी पढ़ा जाता है। हालांकि हम एंटीन्यूप्लास्टिक में पढ़ते ही हैं, लेकिन ये इम्यूनोसप्रेसेंट की प्रॉपर्टी को जैसे इम्यूनोसप्रेसेंट वाली कैटेगरी में भी हम इसको पढ़ते हैं। ध्यान देना इस वजह से ध्यान इसका यूज किस किस डिजीज में होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज होता है, सोरियासिस में यूज होता है, या जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं उन सभी में यूज होता है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका यूज इन तीनों में भी यूज होता है क्योंकि इसकी इम्यूनोसप्रेसेंट प्रॉपर्टी होती है। इन सभी का तो हम यूज कर रहे हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसकी टॉक्सिसिटी खतरनाक होती है जो मेनली किसको करता है, बोन मेरो डिप्रेशन करता है। मींस बोन मेरो डिप्रेशन होगा तो वहां पे सेल आरबीसी बनना बंद हो गई, जिसकी वजह से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया प्रोड्यूस एज ए साइड इफेक्ट या टॉक्सिसिटी की तरह दिखाई देता है। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि ये बोन मेरो को डिप्रेस करता है। सिमिलरली दो साइड इफेक्ट और होते हैं इसका, म्यूकोसाइटोसिस और डायरिया हो जाता है, जिसकी वजह से इसका साइड इफेक्ट होता है। ध्यान देना यहाँ पे इसके टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करने के लिए कैंसर पेशेंट में हम उसको ट्रीट देते हैं, मींस कैंसर मेथोट्रेक्सेट के साथ में ही हम क्या करते हैं उस पेशेंट को दूसरा ड्रग और देते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉलिनिक एसिड बोलते हैं, जो एसेंशियल नॉर्मल वर्किंग के लिए सेल के लिए जरूरी है वन कार्बन पूल चेन रिएक्शन को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, ताकि नॉर्मल सेल्स को बचाया जा सके। तो ये उसको फॉलिनिक एसिड बोलते हैं। इस फॉलिनिक एसिड का दूसरा नाम है N5 फॉर्माइल THFA का मतलब टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड। इसका एक नाम और होता है सिटोवोरम फैक्टर। तो यहाँ पे इस पे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन बनता है। हालांकि यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो आपको सारा का सारा ही लिखना होता है, मैं बात करूं चाहे फार्माकोलॉजी की बात करूं चाहे मेडिसिनल केमिस्ट्री की बात करता हूं, आपको ये सारा का सारा ही लिखना है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे जीपेट की बात करूं, चाहे फार्मासिस्ट एग्जाम की बात करूं, चाहे और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करता हूं, तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन ये बनते हैं किसके, मेथोट्रेक्सेट के। ओके, ये तो हो गया फ्रेंड्स आज का सारा इस वीडियो लेक्चर से रिलेटेड। तो यदि यूनिवर्सिटी एग्जाम या फार्माकोलॉजी या मेडिसिनल केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको जितना मैंने बताया है पूरा का पूरा आपको लिखना है। इसमें मैंने क्या बताया, इसका स्ट्रक्चर बताया, स्ट्रक्चर में आईपीसी नाम कैसे लिखते हैं ये मैंने बताया आपको, मैकेनिज्म एक्शन कैसे होता है ये बताया, मैकेनिज्म एक्शन के बेसिस पे हमने फॉलिक एसिड, एंटी मेटाबोलाइट और एंटी न्यूप्लास्टिक किस तरह का नाम से कैसे फिट बैठ रहा है ये बताया मैंने। उसके बाद में आपको मैंने इसका यूजेज एंड टॉक्सिसिटी बताया, टॉक्सिसिटी को कैसे ट्रीट करता है ये चीज बताया। ये सारा का सारा शॉर्ट नोट में आ जाता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन कहां कैसे कैसे पूछा जाता है मैंने सारा सच बता दिया। क्वेश्चन आया हुआ यहाँ पे बोन मेरो डिप्रेशन पे क्वेश्चन आया, जीपेट में क्वेश्चन आया, मेगलोब्लास्टिक पे क्वेश्चन आया, जीपेट में आया हुआ है, और फॉलिनिक एसिड पे इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, ये फार्मासिस्ट में भी क्वेश्चन आया हुआ है, जीपेट में भी क्वेश्चन आया हुआ है, और इसके यूजेज पे भी क्वेश्चन आया, इम्यूनोसप्रेसेंट पे क्वेश्चन आया। इसका मतलब ये ड्रग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, ये तो हो गया सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन आएगा यूनिवर्सिटी में, राइट शॉर्ट नोट ऑन मेथोट्रेक्सेट। तो जितना मैंने आपको पढ़ाया आपको पूरा पूरा लिखना है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसका सिंथेसिस कैसे करते हैं, और सिंथेसिस वाला पार्ट हम पूरा मेडिसिन केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं नया अपलोड करता हूं आपको इमीडिएटली अलर्ट मिले। अलर्ट के लिए आपको बेल आइकन को इनेबल करना होगा, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको इमीडिएट अलर्ट मिल पाए, और अपने फ्रेंड सर्कल में जितना हो सके उतना शेयर करना। ओके, थैंक यू।